अगर आप चाहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए, तो आपके लिए यह वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान में जितने भी ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में अभी तक पूछे हैं, उन्हीं सब प्रश्न को लेकर के आए हैं। और यही सब प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में पूछे जाएंगे। इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 150 ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा प्रश्न है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। व्याख्या देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ, जब जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलवा दी। चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और इसका व्याख्या है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओयूम की पहल पर हुई थी, जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है 1885 में हुआ है। और इसका संस्थापक कौन माने जाते हैं? इनका संस्थापक कौन माने जाते हैं? एओयूम माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कौन सा भाग निर्धारित है? नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कौन सा भाग निर्धारित है? तो भाग नंबर 3 जो है कि नागरिकों को अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में निर्धारित भाग है भाग 3। भारतीय देखिए, व्याख्या में देखिए, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। समझ गए आप लोग अच्छे से कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान लागू 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए यह दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो अनाज उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति के तहत बीज, उर्वरक और सिंचाई के प्रयोग से अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के 2 सदनों के नाम हैं। भारतीय संविधान के 2 सदनों के नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है। लोकसभा यानी निचला सदन और राज्यसभा उच्च सदन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था?
तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। व्याख्या, महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था और इसी में करो या मरो का नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? तो राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, 1992 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी सही है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार केवल आरबीआई को है। आरबीआई को है। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किससे मापा जाता है? किसी देश का आर्थिक विकास किससे मापा जाता है? किसी देश का आर्थिक विकास किससे मापा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि आप लोग सुने होंगे जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी एक देश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है जो आर्थिक विकास का संकेत होता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? तो मतदाता। मतदाता, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? मतदाता। लोकतंत्र में मतदाता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि वह सरकार चुनता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2024 तक में? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है 2024 तक में? 465। 465, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 465। समय समय पर संशोधन के बाद अब संविधान में कुल लगभग 465 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? भूदान आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विनोबा भावे। विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में विनोबा भावे ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मछली पालन से। ऑप्शन नंबर ए सही है, मछली पालन से। नीली क्रांति। नीली क्रांति का उद्देश्य मछली उत्पादन में वृद्धि है। यानी ये जो लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप जो है कि नीली क्रांति भी कह सकते हैं। नीली क्रांति जो है कि मछली उत्पादन से है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन नंबर बी सही है। डॉक्टर अंबेडकर संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसके लिए है? तो साफ नज़र आ रहा है कि ये किसानों के लिए है।
ऑप्शन नंबर बी सही है, किसानों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है? संविधान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो कानूनों का समूह। संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें किसी देश की शासन व्यवस्था के मूल निवास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में भारत में पहली जनगणना हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना 1881 में ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी, यानी कि ये प्रत्येक 10 साल पे जनगणना था। अगला प्रश्न देखिए, बाल श्रम निषेध आयु तक के बच्चों के लिए है, यानी कि बाल श्रम निषेध किस आयु तक के बच्चों के लिए है? बाल श्रम निषेध किस आयु तक के बच्चों के लिए है? तो 14 वर्ष के लिए। 14 वर्ष के लिए निषेध आयु है, बाल श्रम है वो, बाल श्रम। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तर प्रदेश। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अवरक, ऑप्शन सी लोहा एक्स, ऑप्शन डी तांबा। तो झारखंड का कोडरमा अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अवरक याद रखिएगा, कोडरमा किससे है? अवरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी सही है, अवरक। प्रश्न है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है, आप सभी जानते हैं, चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है, चूना पत्थर। प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी कोयला। तो विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा है, प्राथमिक नहीं है। प्राथमिक में आ गया आपका प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, ये सभी प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत आता है, विद्युत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कोयला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अनवीकरणीय ऑप्शन नंबर ए सही है, कोयला है, अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए सही है।
प्रश्न है मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? दो अभ्यारण्य है और दोनों एक ही राज्य में है। बताना है आपको कौन से राज्य में है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य असम राज्य में है। असम राज्य में ऑप्शन नंबर ए सही है। मानस अभ्यारण्य और काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में। असम ऑप्शन नंबर ए सही है। असम राज्य में मानस तथा काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात। गिर गुजरात ऑप्शन नंबर सी सही है। गुजरात राज्य में अवस्थित है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल सही सोचे थे आप। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। पश्चिम बंगाल ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत ही में पाया जाता है? घड़ियाल ऑप्शन नंबर ए सही है। घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है। घड़ियाल ऑप्शन नंबर ए सही है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी सही है। जादूगोड़ा झारखंड में है। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? निम्नलिखित में कौन खनिज केरल तट पर बालू के रूप में मिलता है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी सोना। तो थोरियम ऑप्शन नंबर सी सही है। केरल के तट पर बालू के रूप में मिलता है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी सही है। थोरियम। प्रश्न है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, बिल्कुल सही सोचे थे आप, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है। महाराष्ट्र। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल सही सोचे थे आप, बिल्कुल सही। तारापुर में है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तारापुर में। ऑप्शन नंबर ए सही है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है तारापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। तारापुर ऑप्शन नंबर ए सही है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ऑप्शन नंबर बी सही है। बरौनी। प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? शोक यानी सोच में पड़ जाना, उदासीपन में छा जाना। शोक यानी कि पूरा इमोशन, क्या बोलते हैं, पूरा एकदम उदास में, दुखी में, दुख में पड़ जाना। शोक मतलब दुख में पड़ जाना। तो बिहार का जो शोक नदी कहा जाता है, कोसी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी में बाढ़ आने के कारण जान माल, पशु, खेत खलियान
गांव बस्ती मकान सब ढह जाता है, इसलिए बिहार का जो नदी है कोसी को शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही है, कोसी नदी। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, ऑप्शन नंबर ए सही है। रिहंद बांध किस राज्य में है? रिहंद बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। रिहंद बांध है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है, ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर, बिल्कुल सही सोचे थे। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? महान नदी पर। और हीराकुंड कहाँ है, किस राज्य में है? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है, अभी तुरंत बताएं आपको, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी सही है, उड़ीसा में है। भारत में सबसे लंबा बांध है, भारत में सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है, हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, झारखंड में। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। प्रश्न है, एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? एल्युमिनियम उद्योग का कच्चा माल क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बॉक्साइड। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, खिलौना उद्योग। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही है। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी सही है, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कानपुर। हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश केंद्र है। कोलकाता रिसरा, ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? भद्रावती, ऑप्शन नंबर डी सही है। सेलम किस राज्य में स्थित है? सेलम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिलनाडु।
बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी सही है, एल्युमिनियम। बेंगलुरु किस राज्य में है? बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है बेंगलुरु। बेंगलुरु किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में, बेंगलोर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सही है, सीमेंट उद्योग। भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? बंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी सही है, बंगलोर इलेक्ट्रॉनिक नगर का राजधानी है, बंगलोर। इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? इनमें कौन उद्योग की अवस्थिति का प्रभावपूर्ण कारक नहीं है? जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है, जनसंख्या। पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ? पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, पूना समझौता जो हुआ था, दो महान्य व्यक्ति के बीच हुआ था, महात्मा गांधी और अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। प्रश्न है, 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? 1931 के गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी सही है, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किसका चित्र बना हुआ था? तिरंगा स्वराज का झंडा, मतलब जिस समय स्वराज का झंडा था, तिरंगा स्वराज झंडा के बीच किस चित्र का बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चरखा था। उस समय क्या था? चरखा, महात्मा गांधी चलाते हुए चरखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? 1925 केवी हेडगावर, केवी हेडगावर, 1925 केवी हेडगावर। ऑप्शन नंबर बी सही है। बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? बंकिम चंद्र ने किसे रचित किया? राष्ट्रगीत। ऑप्शन नंबर बी सही है, राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र ने। रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और लखनऊ समझौता 1916, रंपा विद्रोह 1916। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही है। कांग्रेस पार्टी का
लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस पार्टी का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929। ऑप्शन नंबर डी सही है, 1929। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? हेंटर समिति का। ऑप्शन नंबर डी सही है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी तुरंत ही किसका गठन किया गया था? हेंटर समिति। ऑप्शन नंबर डी सही है, हेंटर समिति। सूरत विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन कब हुआ? 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1907 में सूरत विभाजन हुआ था, 1907 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दी गई? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बारदोली किसान आंदोलन के समय वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? द हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी का गठन कब हुआ? 1928। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1928। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रोम। तो कागज का आविष्कार हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण यानी रुपया पैसा की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर सी सही है, चीन में। चीन में ही कागज का आविष्कार हुआ और पैसा यानी मुद्रण रुपया का भी चीन में ही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी सही है, जर्मनी में। प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कैक्सटन। अगला प्रश्न है, छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गुटेनबर्ग ने छापखाना का आविष्कार किया था। प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मार्टिन लूथर ने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ा तोहफा है। ऑप्शन नंबर बी सही है। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, धर्म सुधारक। धर्म सुधारक। सामवर्ती सूची में रखा जाता है। सामवर्ती सूची में रखा जाता है। सामवर्ती सूची में रखा जाता है केंद्र एवं राज्य दोनों। ऑप्शन नंबर
बी सही है। केंद्र एवं राज्य दोनों रखा जाता है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1956। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1956। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संघीय। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही है, पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायती राज व्यवस्था में। प्रश्न है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में 38 जिला है। ऑप्शन नंबर डी सही है, 38 जिला। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? पंचायती राज व्यवस्था का देखिए, प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा यानी कि पंचायती राज को संविधान से दर्जा कौन सी संविधान संशोधन से मिला? तो 73वां संविधान संशोधन से। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर ए सही है, मेगास्थनीज। प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पंचायत समिति। ऑप्शन नंबर सी सही है, पंचायत समिति। प्रश्न है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है?
प्रमुख, ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रमुख। प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं। 3 स्तरीय, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 स्तरीय। अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र है? 3, ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 क्षेत्र है। देखिए, प्रथम क्षेत्र हो गया आपका कृषि, द्वितीय क्षेत्र हो गया आपका उद्योग और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सेवा। तो प्रथम क्षेत्र में जो आता है, प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, यानी कृषि के अंतर्गत जितने भी आते हैं वह सभी प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। दूसरा है आपका यानी कि द्वितीय क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र, फैक्ट्री कारखाना, जितने भी निर्माण करने वाला फैक्ट्री कारखाना है ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तीसरा क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में आपका आता है रेल, सरकारी बस, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सभी जो सेवा प्रदान कर रहा है ये सभी तीसरे क्षेत्र में आता है। और भारत सरकार को सबसे ज़्यादा आमदनी होता है सेवा क्षेत्र से, यानी तीसरा क्षेत्र से। तो चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी मिला जुला अर्थव्यवस्था है? तो भारत में, ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में। देखिए, यहाँ जो भारत में है कि सरकारी कंपनियां और गैर सरकारी यानी कि कोई निजी आदमी, जैसे कि मुकेश अंबानी, जियो कंपनी, तो बहुत सारा कंपनी है, प्राइवेट है और सरकारी है, तो दोनों मिलकर काम कर रहा है। जैसे बुलेट ट्रेन हो गया, वंदे भारत हो गया, मुकेश अंबानी के ट्रेन चल रहे हैं, तो यहाँ दोनों, तो क्या हो गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों मिलके काम करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? तो निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहे जाते हैं? तो अभी तुरंत बताएं कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि, ऑप्शन नंबर बी सही है। और सेवा क्षेत्र में आता है आपका हॉस्पिटल और ट्रेन, बस, ये सभी कॉलेज, ये सभी क्या है, सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो सेवा क्षेत्र क्या है, तीसरा क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर ए जो है कि ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और ऑप्शन सी जो है ये औद्योगिक क्षेत्र, यानी निर्माण का कार्य जितना होता है, फैक्ट्री वगैरह सब, वो सभी औद्योगिक क्षेत्र में आता है। तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र हो गया आपका कृषि, और तीसरा क्षेत्र हो गया आपका सेवा, और दूसरा क्षेत्र हो गया आपका औद्योगिक। तो इस प्रश्न में पूछा गया था कि प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या है, कृषि, तीसरा क्षेत्र सेवा, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक, निर्माण वाला काम। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत में सेवा क्षेत्र को मान्यता कितने भागों में बांटा जा सकता है? यानी कि भारत में सेवा जो क्षेत्र है वह कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में, याद रखिएगा, 2 भागों में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? शुरू में ही आपको बता दिए हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र, यानी सेवा क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र कृषि पशुपालन, और द्वितीय क्षेत्र उद्योग कारखाना फैक्ट्री, और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र हॉस्पिटल, रेल, कॉलेज, स्कूल। तो चलिए, इस प्रश्न का जवाब हो गया आपका तीसरा क्षेत्र। यहाँ पूछा गया क्या, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? आय, राष्ट्रीय आय में, तो आमदनी सबसे ज्यादा होता है तीसरा क्षेत्र से, यानी तृतीय क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, ब्राउन केन्स, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है,
श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से है। तो श्वेत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से है। तो दूध कहाँ से होता है? पशुपालन से। पशुपालन किस में आता है? कृषि क्षेत्र में। और कृषि किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, तृतीय क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो भाई ये बता चुके हैं, उद्योग क्षेत्र को ऑप्शन नंबर सी सही है। उद्योग क्षेत्र यानी निर्माण कार्य, कारखाना, फैक्ट्री जहाँ उद्योग होता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र कृषि को और तृतीय सेवा को। तो इस प्रश्न में पूछा गया था द्वितीय क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनार्थिक। अगला प्रश्न देखिए, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? तो इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता? कृषि का होता है, उद्योग का भी होता है क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र है, उद्योग द्वितीय क्षेत्र है, ये दोनों का होता है। और ये बैंकिंग भी हो जाएगा, इसका भी अर्थव्यवस्था में बहुत मदद मिलता है। लेकिन काला बाजारी साफ नजर आ रहा है, काला बाजारी, काला धन, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है, काला बाजारी से अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, काला बाजारी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था है कैसी? तो भारत का आर्थिक व्यवस्था है मिश्रित। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिश्रित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा आमदनी होता है, शुरू में भी बताएं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा क्षेत्र, जिससे सबसे ज्यादा आमदनी आता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, सेवा क्षेत्र। और कृषि क्षेत्र क्या है? प्राथमिक क्षेत्र है। शिक्षा क्या है? ये सेवा क्षेत्र से है। विज्ञान क्षेत्र किससे आ जाएगा? तो ये विज्ञान हो जाएगा उसमें द्वितीय क्षेत्र से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। तो ये क्या पूछा है कि संबंधित नहीं है, तो मत्स्य पालन होगा ही होगा, और खनन हो जाएगा, वन भी हो जाएगा, लेकिन आपका बैंकिंग नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, ये कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में बैंकिंग नहीं आएगा, ये चला जाएगा हम द्वितीय क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में। देखिए, लेकिन यहाँ पे कृषि से क्या बोला था? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। लेकिन ये सभी खनन, ये भी तो मतलब कृषि के अंतर्गत ही आता है। वन, बाग बगीचे, ये भी तो कृषि के अंतर्गत आता है। मत्स्य पालन, ये भी कृषि के अंतर्गत आता है, लेकिन बैंकिंग नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सॉरी बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, बैंकिंग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है, लोक कल्याण के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति किस में आया था? गेहूं में। तो गेहूं किसके अंतर्गत आता है? गेहूं उपज किसके अंतर्गत आएगा? कृषि में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राथमिक क्षेत्र में हरित क्रांति सबसे ज्यादा आया था
गेहूं उत्पादन में, तो गेहूं उत्पादन कहाँ आएगा? कृषि में, तो प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग को भंग कर बना नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए सही है, नीति आयोग बना योजना आयोग को हटा करके। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को किया गया था। 15 मार्च 1950 में ही योजना आयोग का गठन किया गया था और योजना आयोग को अब भंग कर यानी हटा करके वहां पर नीति आयोग लाया है। अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग या योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो देखिए नीति आयोग या योजना आयोग तो हटा ही दीजिए, अब नीति आयोग आ गया योजना आयोग के जगह पर। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जब जिस समय का प्रधानमंत्री रहेगा वह उस समय का नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री बनेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न देखिए, तो भारत में नीति यानी योजना आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग यानी कि योजना आयोग 15 मार्च 1950 को लागू हुआ था और उसे भांग कर यानी कि उसे रद्द कर, उसे हटा करके उस जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुआ है? नीति आयोग का स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 में, यानी कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को भंग दिया, उसको हटा दिया, भंग कर दिया और नीति आयोग लाया। कब लाया नीति आयोग या नीति योजना? ऑप्शन नंबर ए सही है, 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न देखिए, भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नीति आयोग यानी योजना आयोग 15 चलिए, योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग लाया गया और नीति आयोग क्या करता है? भारत में विकास की नीति की संस्था बनाती है, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिए, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, तो भारत का आर्थिक व्यवस्था है इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी हो जाएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्बरमैन, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संसाधन होते हैं बनते नहीं, किसने कहा? जिम्बरमैन ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी भवन, ऑप्शन सी मानव की योग्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक संसाधन है भूमि, जो स्वयं यानी भगवान के द्वारा बना हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे नदी, पहाड़, ये सभी जो है कि प्राकृतिक है, और भवन जो मानव के द्वारा बनाया गया हो वह मानव निर्मित संसाधन होते हैं। तो बाढ़, भूकंप, ये सभी क्या है? प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नगर, ऑप्शन डी खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है, ये जो है कि मानव ने नगर बसाया है, और ये तीनों जो है प्राकृतिक है। वन जो जंगल कहते हैं वो प्राकृतिक है, नदियाँ
तो खुद जैसे बहुत सारा नदियाँ अपने बहती हैं, ये प्राकृतिक है, खनिज भी प्राकृतिक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी सौर, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी पवन। तो अनवीकरणीय ऊर्जा है कोयला। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यह बहुत ही आसान प्रश्न है और लगभग ये हर साल पूछ ही लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? यह कभी आपको पूछ दिया जाएगा घुमा करके कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। तो 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन? ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्राजील में। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? जापान। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी पाया जाता है, कौन सा? तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर। ऑप्शन नंबर ए सही है, बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो पोटास। ऑप्शन नंबर ए सही है, पोटास पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि प्रचुर मात्रा में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है? भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है तो जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी सही है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि ज़्यादा खेती होता है, इसमें ज़्यादा फसल उपजाऊ होता है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, ज़्यादा कपास जो होता है ये काली मिट्टी में ही होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है? इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें किस राज्य में सबसे ज़्यादा काली मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रेगुर मृदा। रेगुर मृदा यानी कि रेगुर मृदा को ही काली मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लेटेराइट मृदा का रंग होता है? लेटेराइट मृदा का यानी कि लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल मिट्टी किसको कहते हैं? लेटेराइट को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लेटेराइट मृदा यानी मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल। लाल मिट्टी को और दूसरे नाम से क्या जानते हैं? लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान में मरुस्थलीय पाया जाता है।
अगला प्रश्न देखिए, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टि से, और मृदा का विस्तार भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? चारागाह यानी कि फील्ड जैसा हो, तो 4.71%। ऑप्शन नंबर ए सही है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि नवीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, अधिक सिंचाई। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भारत में भूदान की जमीन दान, मिट्टी दान, जमीन दान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने। किसके लिए? भूदान के लिए। भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड में। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एड्रीन। ऑप्शन नंबर सी सही है। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय। ऑप्शन नंबर ए सही है, चक्रीय। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आग लगाना, ऑप्शन बी बम विस्फोट, ऑप्शन सी भूकंप, ऑप्शन डी रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा है भूकंप। ऑप्शन नंबर सी सही है। और आग लगाना मानव के द्वारा, बम विस्फोट मानव के द्वारा, रासायनिक दुर्घटना मानव के द्वारा। ऑप्शन सी सही है, ये प्राकृतिक है। जो स्वयं हो, भगवान के द्वारा या अपने आप हो, उसे प्राकृतिक यानी भगवान के द्वारा ही किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? फिर पूछा गया है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन ए आतंकवाद, ऑप्शन बी महामारी, ऑप्शन सी दंगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आतंकवाद तो मानव के द्वारा किया जाता है, दंगा भी मानव के द्वारा होगा, महामारी जो है ये प्राकृतिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मानव जनित आपदा नहीं है। तो सुनामी जो है कि मानव जनित आपदा नहीं है। बाकी आतंकवाद ये मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव के द्वारा, सांप्रदायिक दंगा भी मानव के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि मानव जनित आपदा नहीं है, तो सुनामी ये क्या है? प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसमें पूछा गया कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद जो है कि मानव के द्वारा होता है, यह प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, यह मानव के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही दोबारा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव के द्वारा होता है। तो भूकंप प्राकृतिक है, बाढ़ प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है, लेकिन प्राकृतिक आपदा रेल दुर्घटना नहीं है, ये मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? फिर से वही प्रश्न है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आप स्वयं चुनिए, बाढ़, सूखा, चक्रवात, गरीबी।
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, गरीबी। बाकी ये तीनों क्या है? प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो मानव जनित आपदा नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब जो है कि मानव के द्वारा ही है। सांप्रदायिक दंगे ये मानव के द्वारा ही होता है, आतंकवाद मानव के द्वारा, रेल दुर्घटना मानव के द्वारा, इनमें सभी, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो हो जाएगा इनमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे और महामारी भी जी बहुत सारा मानव के द्वारा ही होता है, कुछ कूड़ा करकट फैलाने से। अगला प्रश्न है, इनमें कौन मानव जनित आपदा है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कि मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा है तो आतंकवाद, ऑप्शन नंबर सी सही है। आतंकवाद मानव जनित है, बाढ़ प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, सुनामी प्राकृतिक है। अगला प्रश्न देखिए, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मानव जनित, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? कितने प्रतिशत कम वर्षा होने पर किसी क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया जाता है? ऑप्शन सी 75%। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को। 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? 1999 का भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो 29 अक्टूबर 1999, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1934 में। इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? इनमें सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन है? यानी सबसे ज्यादा आपदा किस राज्य में आता है? बिहार, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिहार। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। प्रश्न है, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, फसलों को, पशुओं को, भवनों को। पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत कब आए थे? ऑप्शन ए 1486 ईस्वी, ऑप्शन बी 1492 ईस्वी, ऑप्शन सी 1498 ईस्वी, ऑप्शन डी 1508 ईस्वी। तो पुर्तगाली सर्वप्रथम भारत आए थे 1498 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए,
शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी सामवर्ती सूची, ऑप्शन सी राज्य सूची, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा जो है सामवर्ती सूची है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास के खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी सही है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होता है। अगला प्रश्न है, भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? भूपट्टी पर यानी पृथ्वी के जमीन पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी मीथेन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से संबंधित अंग है। मानव शरीर में पीलिया रोग किसमें पकड़ता है? फेफड़ा में, यकृत में, गाल में या इनमें से कोई नहीं। पीलिया रोग से संबंधित है यकृत, ऑप्शन नंबर ए सही है, यकृत। प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हार्मोन। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? ऑप्शन नंबर ए सही है, 10.86%। प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जनता दल यूनाइटेड, ऑप्शन नंबर सी सही है, जनता दल यूनाइटेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही है, राष्ट्रीय जनता दल। अगला प्रश्न है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? बंगला, ऑप्शन नंबर सी है, बंगला छाप। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कमल का फूल यानी बीजेपी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन वामपंथी दल है? निम्न में से कौन वामपंथी दल है? समाजवादी पार्टी, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न है, दल बदल कानून लागू होता है? दल बदल कानून लागू होता है संसदों और विधायकों पर, संसदों और विधायकों पर, ऑप्शन नंबर ए सही है, यह दल बदल कर सकते हैं। प्रश्न है, भारत की दलीय पद्धति की क्या विशेषता है? भारत की दल पद्धति की क्या विशेषता है? बहुदलीय, ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुदलीय। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1980 ईस्वी में। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल है? भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश कब गणतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब गणतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी सही है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश गणतंत्र हुआ। प्रश्न है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न है, नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर सी सही है। लोकतंत्र। नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई? 2006 में, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2006 में। नेपाल में सत्तादलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सत्तादलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकतंत्र की व्यवस्था करना। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दलों का नींव पड़ी थी। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो दोस्तों, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप यहां तक आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।